स्टूडेंट, हमारा ये अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हो चुके थे। अब हमारे अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ ये हम आज देखेंगे। आज देखते हैं इसमें क्या है कि अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ कौन कौन सी हैं। सीखने की विधियाँ, चलिए देखते हैं। अधिगम के लिए अनेक प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है। कुछ प्रमुख विधियां निम्नांकित हैं। देखिए, यह है पहली विधि, पूर्ण तथा अंश विधि। पूर्ण विधि में पाठ को एक साथ एक बार में संपूर्ण दोहराकर याद किया जाता है। इसके विपरीत अंश विधि में पाठ को सुविधानुसार कुछ अंशों में बांटकर एक एक करके विभिन्न अंशों को याद किया जाता है। रॉस ने इस विधि के संबंध में एक अध्ययन किया। उन्होंने 240 पंक्तियों की एक कविता को स्वयं याद किया व उसके बाद उसे लिखकर देखा। उन्होंने पाया कि अधिक लंबी सामग्री पूर्ण विधि से याद नहीं हो सकती, जबकि अंश विधि से याद करने पर वह शीघ्र और अधिक समय के लिए याद हो गई है। इसके विपरीत कुछ मनोवैज्ञानिकों ने पूर्ण विधि को श्रेष्ठ बताया। ये पूर्ण तथा अंश विधि आपकी समझ में आ गई होगी। हम लोग याद करते हैं तो आप लोगों को भी पता होगा। आगे है स्टीफनस, इसमें स्टीफनस लिखा है, स्टीफेंस। चलिए देखते हैं। इन्होंने 1911 ने अपने एक अध्ययन द्वारा स्पष्ट किया कि प्रायः एक क्रिया को संपूर्ण रूप में सुयोग्यता के साथ सीखा जा सकता है, न कि अंश विधि के द्वारा। आगे ये दिया हुआ है पैचेस्टीन। इन्होंने 1917 में भूल भुलैया के द्वारा तथा विंच ने कविता कंठस्थ करने के अध्ययन द्वारा सिद्ध किया कि अंश विधि अधिक अच्छी है। रीड ने बताया कि यदि सामग्री लंबी हो तो संपूर्ण विधि और अंश विधि का मिलाप संपूर्ण तथा अंश विधि के अकेले रूप से अधिक कुशल है। इन्होंने हाना वाल्ट ने 1931 और 1934 ने चूहों तथा मनुष्यों पर प्रयोग करके बताया कि संपूर्ण विधि अंश विधि की अपेक्षा निश्चित तौर पर अच्छी है। अतः यह कहना उचित नहीं है कि कौन सी विधि अधिक उपयोगी है। यह बालक की विशेषताओं, विषय सामग्री के कठिनता स्तर पर निर्भर करता है। गूगन ने निष्कर्ष स्वरूप कहा कि लंबे विषय को याद करने के लिए अंश विधि व छोटे विषय के लिए पूर्ण विधि उपयोगी होती है। ठीक है, पहली विधि हमारी ये थी, पूर्ण तथा अंश विधि। अब है दूसरी विधि, सक्रिय तथा निष्क्रिय विधि। इसमें क्या है? सक्रिय विधि में बोल के याद करते हैं, लेकिन निष्क्रिय विधि में मन ही मन याद करते हैं। बच्चों के लिए सक्रिय तथा बड़ों के लिए निष्क्रिय विधि उपयोगी है। आप लोग को तो पता ही होगा कि हम लोग कई बार बोल के भी याद करते हैं, कभी कभी मन में भी याद करते हैं। तो बच्चों के लिए हमेशा बोल कर याद कराना चाहिए, और बड़े लोग तो मन में भी याद कर सकते हैं। ठीक है। क्रिया विधि या करके सीखना। करके सीखने में व्यक्ति किसी कार्य को स्वयं करने का अभ्यास करता है तथा जिनके परिणाम स्वरूप वह उस कार्य को अच्छी तरह सीख जाता है। चौथी विधि है अंश प्रगतिशील विधि। यह विधि अंश विधि तथा संपूर्ण विधि का संयोग है। इसमें कार्य छोटे छोटे भागों या इकाइयों में बांट दिया जाता है। पहला अंश लेकर पूरी तरह याद कर लिया जाता है, फिर दूसरा अंश याद किया जाता है, फिर दोनों अंश बारी बारी दोहराए जाते हैं, फिर तीसरा भाग लिया जाता है, इसके बाद तीनों भाग दोहराए जाते हैं। इसी तरह अगले हिस्से याद किए जाते हैं। ये तो सभी करते होंगे याद करने में कि पहले एक भाग याद कर लिया, फिर दूसरा भाग याद कर लिया, फिर दोनों मिला के याद कर लिया, फिर तीसरा भाग याद कर लिया। ये तो सब ही, अधिकतर लोग ऐसे ही याद करते हैं। आगे है पैचेस्टीन। पैचेस्टीन ने इस विधि के विषय में एक अध्ययन किया और बताया कि यह विधि संपूर्ण तथा अंश विधि की अपेक्षा अधिक अच्छी है, परंतु इस विधि के दोष भी हैं। देखिए, इसके दोष क्या हैं?
इससे समय अधिक लगता है। इस विधि में पाठ की इकाइयों को अनावश्यक रूप से दोहराया जाता है। पांचवी विधि है हमारी यांत्रिक एवं तार्किक विधि। यांत्रिक विधि की अपेक्षा तार्किक विधि स्थायी होती है। यांत्रिक विधि में बिन सोचे समझे याद करते हैं, लेकिन तार्किक विधि में सोच समझकर याद करते हैं। छठी है हमारी मिश्रित अथवा मध्यस्थ विधि। मिश्रित विधि में विद्यार्थी पहले संपूर्ण विधि से शुरू करता है। पहले वह सारी सामग्री को पढ़ जाता है, फिर उसमें से कठिन भाग चुनता है। उसके बाद जब सारी सामग्री एक ही प्रकार की या एक ही कठिनाई स्तर की हो जाती है, तो फिर वह संपूर्ण विधि से शुरू करता है। इस विधि को बहुत ही उचित विधि समझा जाता है, क्योंकि इसमें अंश तथा संपूर्ण विधि दोनों के गुण मौजूद होते हैं। सातवीं है हमारी सांतर व निरंतर विधि। सांतर विधि को अवकाश सहित विधि भी कहते हैं। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि अवकाश विधि कौन सा है, सहित विधि कौन सी है, तो सांतर व निरंतर विधि, सांतर विधि को अवकाश सहित विधि भी कहते हैं। इसमें थकान नहीं होती। इसमें सारा कार्य या पाठ एक बार नहीं सीखा जाता, बल्कि कुछ कार्य करने के लिए विश्राम कर लिया जाता है। उदाहरण, यदि हम कोई कार्य 8 घंटे में करना चाहते हैं और यदि उसे प्रतिदिन 2 घंटे में बांट दें, तो इसे अवकाश सहित या सांतर विधि कहते हैं। इसे अंतराल या विराम विधि भी कहते हैं। देखिए सांतर विधि को कितने नामों से जानते हैं? अवकाश सहित विधि, और इसे अंतराल और विराम विधि भी कहते हैं। ठीक है। किम्बल तथा शेल्टल, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने परिणाम निकाला कि सांतर विधि द्वारा सीखना निरंतर विधि की अपेक्षा शीघ्र होता है। एडम्स ने भी अपने प्रयोग में यही परिणाम प्राप्त किए। निरंतर विधि में पाठ को एक ही बार अनेक बार दोहराकर याद किया जाता है। इसे सतत विधि भी कहते हैं। लेकिन निरंतर विधि को सतत विधि के नाम से भी जानते हैं, तो इसके नाम से भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। इस विधि में कार्य निरंतर किया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि विद्यार्थी थक जाता है, साथ ही साथ ऊब भी जाता है। साहचर्य विधि, इस विधि में विषय सामग्री को अन्य किसी के साथ संबंधित करके याद करते हैं, या साहचर्य से नई अवधारणाओं को अतीत की अवधारणाओं के साथ संबंधित करके देखा जाता है। वाद विवाद विधि में व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ वाद विवाद करने के दौरान सीखता है। निरीक्षण विधि, इसके अंतर्गत व्यक्ति स्वयं निरीक्षण करके कई नवीन बातों को सीखता है। सीखने की उपरोक्त विधियां परस्पर एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं। सीखने की कौन सी विधि श्रेष्ठ है यह कहना कठिन है। वास्तव में किसी एक विधि को सर्वश्रेष्ठ कहना सही नहीं है। पाठ्य सामग्री, बालक की शारीरिक व मानसिक स्थिति तथा अन्य वातावरणीय कारकों के अनुरूप कोई एक विधि अन्य विधियों से श्रेष्ठ हो सकती है। अध्यापक तथा विद्यार्थियों को इन कारकों को ध्यान में रखकर विधि का चयन करना चाहिए। तो ये थी हमारी अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ। ठीक है, ये हमारा आज ये वाला टॉपिक भी हमारा फिनिश हो गया है। इसके बाद हम देखेंगे अधिगम के नियम देखेंगे। थॉर्नडाइक के सीखने का मुख्य नियम और अधिगम में उनका महत्व। देखिए ये जो सिद्धांत है ये क्या है? सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत। तो ये सिद्धांत क्या है? ये सिद्धांत है थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है, ठीक है, पुनर्वलन का जो सिद्धांत है, ठीक है, और भी बहुत सारे सिद्धांत हैं। वांडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत है ना। ये सारे क्या है? सिद्धांत। तो ये हमें भी देखेंगे। रायवर्न का है सिद्धांत, और भी हैं बहुत सारे, तो उन्हें हम देखेंगे कि कौन कौन से सिद्धांत हैं। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, ठीक है। तो ये सारे सिद्धांत हैं, इन्हें हम देखेंगे। खैर एक एक करके देखेंगे। आज हमारे अधिगम की प्रभावशाली विधियां फिनिश हुआ है। आप लोग अच्छे से इसे
एक बार देख लीजिएगा, जो शॉर्ट क्वेश्चन उन्हें अच्छे से देख लीजिएगा और इसमें से आ जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक हैं ये, क्योंकि ये ही पार्ट मोस्टली आता है। ये पार्ट बहुत ज़रूरी है सी टेट में, यूपी टेट में। तो आप इसे अच्छी तरह देखिए, कोई भी चीज़ छूट ना जाए, ठीक है। और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।